बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिज़िक्स की बुक का। और इससे पहले पिछले चैप्टर में जो हमने लास्ट लेक्चर जूम पर लिया था, उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड पढ़ाया था। और उसके अलावा जो होमवर्क आपको दिया था वो था आपकी जो एक्सरसाइज थी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो आपको करने के लिए दी गई थी। एंड आई होप कि आपने वो परफॉर्म कर ली होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 जो है वो बेसिकली फिजिक्स ऑफ सॉलिड है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड से नाम से ही जाहिर है कि हम इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। तो सॉलिड्स जैसे कि नाम से जाहिर है, आप लोगों ने पहले मटेरियल को साइंसेस में, जो आपकी छोटी क्लासेस की साइंस थी उनमें आपने पढ़ा था कि मटेरियल जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं उसकी स्टेट्स की बेस पे। मोस्टली जो डिवीजन होती है वो 3 तरह की होती है, जिसमें एक हम कहते हैं कि सॉलिड्स है, दूसरी क्लास लिक्विड्स की है और तीसरी क्लास गैस की है। तो अगर हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये डिवीजन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक सॉलिड्स और दूसरा फ्लूइड्स। तो सॉलिड्स में वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जो अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम रखते हैं, स्पेसिफिक शेप रखते हैं, जो कंटेनर की शेप को अटेन नहीं करते। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो सॉलिड्स कहलाएंगे। लेकिन उसके बरअक्स वो तमाम मटेरियल्स जिनमें जो एटम्स हैं वो ज़्यादा मूवेबल होंगे और वो अपनी स्पेसिफिक शेप नहीं रखते, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं रखते, बल्कि जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है वो उसी की शेप को और वॉल्यूम को अटेन कर लेते हैं। तो इस क्लास को हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में 2 टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास गैसेस और लिक्विड्स हैं। इस क्लासिफिकेशन से आगे हम चलते हैं। जब हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, मजीद डिफरेंशिएट किया जाता है या मजीद टाइप्स में डिवाइड किया जाता है 2 डिफरेंट बेसिस पे। एक बेसिस होती है कि अगर हम उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके वो सॉलिड्स बन रहे हैं उनकी अरेंजमेंट को देखें कि वो किस तरह से अरेंज हैं। तो उस बेस पे हम इनको जो क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं सॉलिड की, वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन वो सॉलिड्स हैं, अगर मैं शॉर्टली आपको ब्रीफली यहाँ से बताऊं तो वो तमाम सॉलिड्स जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट प्रॉपर होती है, रेगुलर होती है, एक पैटर्न मौजूद होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और वो तमाम मटेरियल्स जिनमें, वो तमाम सॉलिड्स जिनमें अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती बल्कि रैंडम अरेंजमेंट मौजूद होती है, कोई स्पेसिफिक आपके पास पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड मौजूद नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ तरह के आपके पास पैटर्न्स या इर्रेगुलर पैटर्न जो है वो मौजूद हो, तो इस तरह के सॉलिड्स को ग्लासी सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह के सॉलिड हों जिनमें एक पार्ट में कुछ एक तरह की अरेंजमेंट हो एटम्स की, और थोड़े से टाइम या थोड़े से डिफरेंस के बाद अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो फिर वो आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहलाते हैं। तो आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एटॉमिक अरेंजमेंट से रिलेटेड है। इसको पढ़ने से पहले दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को देख लें। तो सॉलिड्स जो है इनको हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सॉलिड जो है उसकी क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो कैसी रखता है, उसकी बेस पर भी इनकी सब डिवीजन की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, आपके पास अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के केस में आप ये देख सकते हैं कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी शेप पे क्या फर्क पड़ता है। अब अगर आपके पास एक रबर बॉल है और एक आपके पास मार्बल बॉल है, हार्ड बॉल, तो दोनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर आप रबर बॉल को स्क्वीज करेंगे अपने हाथ से तो उसके शेप में, साइज में चेंज आएगा, जबकि मार्बल बॉल पे आपको, आप जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप, साइज चेंज नहीं होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा, वापस अपनी पहले जैसी शेप पे नहीं आएगा इन कंपैरिजन टू रबर बॉल। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से हम ये बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर भी ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में। कुछ आपके पास कंडक्टर्स कहलाते हैं, कुछ आपके पास इंसुलेटर्स कहलाते हैं, कुछ आपके पास सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ये सॉलिड जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। इसी तरह से आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी बेसिस पे हम कुछ मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक, कुछ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ को सॉरी पैरामैग्नेटिक, इस तरह के हम जो है वो नेम्स जो है वो देते हैं। इसी तरह सुपर कंडक्टिविटी भी एक आपके पास प्रॉपर्टी है सॉलिड की। तो ये चैप्टर ऑन द होल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम सॉलिड्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है वो पसंद आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक से, जो कि बेसिकली सॉलिड की क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट्स। तो पहले आपके पास जो क्लास है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लास है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को यहाँ से रीड आउट करते जाएंगे और इसको हम जो है वो समझते जाएंगे। तो अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर आर रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। The neighbors of every molecule are arranged in regular pattern that is constant throughout the crystal. तो क्रिस्टल जो सॉलिड की शेप है उसको क्रिस्टल कह रहे हैं, जो साइज है उस सॉलिड का उसको आप क्रिस्टल कह लें। अगर उसमें रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद है और हर एटम के इर्द गिर्द जो नेबर एटम्स मौजूद हैं वो एक ही तरह की अरेंजमेंट रखते हैं, तो ऐसा जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। और दिस इज known as crystalline solid. अच्छा जी, the vast majority of solid, for example metals such as copper, iron, zinc, ionic compounds, etc., sodium chloride, cesium, these all are basically the examples of crystalline solids। और आप जो है वो इसको इन examples को याद कर सकते हैं। The arrangement of molecules, atoms and ions within all types of crystalline solids can be studied using various X-ray techniques। इनको हम मुख्तलिफ टेक्निक्स से पढ़ सकते हैं। एक्सरे टेक्निक्स हमें इनके अरेंजमेंट के बारे में बता सकती है कि एटम्स किस तरह से अरेंज हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट स्टैटिक। तो ये हमेशा याद रखें कि हम सॉलिड का जब ये नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि जो एटम्स हैं वो एक जगह पे फिक्स हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा एटम, आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर उसके पॉइंट्स आपके माइंड में हो तो एटम्स जो हैं वो अपने पॉइंट पे, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों या गैस के हों, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट मौजूद होती है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईच एटम इन मेटल क्रिस्टल वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट विद एन एम्पलीट्यूड दैट इंक्रीजेज विद रेज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो वाइब्रेशन होती हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं। इट इज द एवरेज एटॉमिक पोजीशन विच इज परफेक्टली ऑर्डर्ड ओवर द लार्ज डिस्टेंस। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द क्रिस्टल जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट रखते हैं, प्रॉपर एटॉमिक अरेंजमेंट रखते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो अपने पॉइंट पे वाइब्रेट भी करते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे कि वो अपनी एटॉमिक अरेंजमेंट को विद हैंड करते हैं, अपने एटॉमिक अरेंजमेंट को फिक्स रखते हैं, ये एक जैसी रखते हैं। तो हम जो बेसिकली पॉइंट ले रहे होते हैं कि एटम यहाँ पे पड़ा है, वो एक एवरेज पोजीशन होती है, वो उससे थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा आगे, अबव, बिलो, इस तरह से मूव कर सकता है, लेकिन जब एवरेज पोजीशन निकालते हैं उसको हम एटॉमिक पॉइंट या लेटेस्ट पॉइंट का नाम देते हैं। The cohesive forces between atoms, molecules, or ion in crystalline solid maintain the strict long range order in spite of atomic vibration. तो बेसिकली इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, कोहेशन फोर्सेस होती हैं, वो इनको जोड़े रखती हैं, और वाइब्रेशन के बावजूद भी ये अपनी एक एवरेज पोजीशन के ऊपर रहते हैं। फॉर एवरी क्रिस्टल हाउएवर देयर इज अ टेम्परेचर एट विच द वाइब्रेशन बिकम्स सो ग्रेट दैट द स्ट्रक्चर सडनली ब्रेक्स अप। तो
एक टेम्परेचर ऐसा, अभी जैसे आपने पढ़ा ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो कोई एक टेम्परेचर ऐसा होता है हर सॉलिड के लिए, अपना स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर होता है, जिस पर जब हम जिस टेम्परेचर तक हम उसको अगर लेकर जाएं तो ये वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि फिर वो अपनी एक एवरेज पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता, बल्कि वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या जो भी इसकी कोहेशन फोर्सेस थी, कोहेसिव फोर्सेस थी, वो खत्म हो जाती हैं, एंड द सॉलिड मेल्ट। और इस पॉइंट पे सॉलिड क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड यानी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड मतलब जिसमें पैटर्न मौजूद हो, टू लिक्विड यानी डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जिसमें कोई खास पैटर्न नहीं है, इज देयरफॉर अब्रप्ट और डिसकंटिन्यूअस। तो जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, और ये अब्रप्ट होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी एक एक सडन पॉइंट होता है जिसपे फौरन से ऑर्डर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑर्डर खत्म हो, ऑर्डर बरकरार रहेगा मेल्टिंग पॉइंट तक। मेल्टिंग पॉइंट तक जैसे ही आप रीच करेंगे तमाम ऑर्डर एकदम से फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में मौजूद होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है वो है अमॉर्फस सॉलिड की। ठीक है, अब अमॉर्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑपोजिट हैं एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। द वर्ड अमॉर्फस मीन्स विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। अमॉर्फस जो लफ्ज है उसका मतलब है कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, thus in amorphous solids there is no regular arrangement of molecules like that in crystalline solids। तो जैसे हमने कहा कि crystalline solids में जो एटम्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं, amorphous solids में कोई आपके पास regular arrangement नहीं होती। We can therefore say that amorphous solids are more like liquids with a disordered structure frozen in। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे आप देखें कि लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में चूंकि एटम्स मूव करते रहते हैं तो इसका मतलब है कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर आप लिक्विड को फ्रीज कर दें तो वो इरेगुलर पैटर्न फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपके पास उसको आप कहेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड बन गया। अमॉर्फस सॉलिड को कहा यह जा रहा है कि ये ऐसे ही है जैसे एक लिक्विड को डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को फ्रीज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी ग्लास, आम ग्लास जो है शीशा जिसकी हम बात करें, which is a solid at ordinary temperature has no regular arrangement of molecules। इसकी कोई arrangement नहीं है molecules की। On heating it gradually softens into a paste like state before it becomes a very viscous liquid at almost 800 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात की कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसपे तमाम अरेंजमेंट खत्म हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है स्ट्रक्चर। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। अमॉर्फस में चूंकि कोई अरेंजमेंट पहले से मौजूद नहीं है तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो सॉलिड एकदम से लिक्विड में चेंज नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पहले एक पेस्ट सा बनेगा थिक, उसके बाद वो लिक्विड की तरफ जाएगा। और इस चीज को आसानी से समझने के लिए आप प्लास्टिक की एग्जांपल देख लीजिए। प्लास्टिक आपके पास सॉलिड है, उसको थोड़ा सा हीट अप करें तो वो कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता, लेकिन वो पेस्ट टाइप बन जाएगा, और उसके बाद फिर जो है वो मजीद हीट अप किया जाएगा तो फिर वो लिक्विड की फॉर्म को अटेन करेगा। तो ग्लास की यहाँ पे बात हो रही है, आम जो शीशा है जिस तरह से जिससे आपके ग्लास बनते हैं या यूटेंसिल्स बनते हैं, तो वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली जो है वो विस्कस लिक्विड बन जाता है। दस अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स को ग्लासी सॉलिड्स भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका कोई डेफिनेट एक खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एक टेम्परेचर रेंज होती है जिसमें ये सॉलिड से लेके लिक्विड तक कन्वर्ट होते हैं। जी, अमॉर्फस के बाद जो है हमारे पास है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड जो है ये इंटरमीडिएट क्लास है अमॉर्फस और crystalline solids में। Polymers may be said to be more or less solid materials with a structure that is intermediate between order and disorder. They can be classified as partially or purely crystalline solids। इनको हम या तो पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं, जो चीज कंप्लीट नहीं होती उसको पार्शियल कहते हैं, पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। पॉलीमर्स फॉर्म्स अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। Plastic and synthetic rubbers are termed polymers because they are formed by polymerization reaction in which relatively simple molecules
are chemically combined into massive long chain molecules or three dimensional structure. तो बेसिकली ये नेचुरल या सिंथेटिक जो है वो आपके पास मटेरियल्स होते हैं जिसमें चेन्स की फॉर्म बन जाती है और एक एटम से दूसरा एटम चेन की फॉर्म में या 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो अरेंज हो जाता है. दिस मटेरियल हैव रादर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर्स विद द lightest of the metals and yet exhibit good strength to weight ratio. स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी कम होगी जबकि इनकी जो है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है वो अच्छी होगी. स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब इनका वेट तो कम होगा लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होंगे, स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होगी. पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ होली और इन पार्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटल्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. तो पॉलीमर्स बेसिकली जो है वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे, कंप्लीटली कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं या इनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ मेटल, नॉन मेटल्स जो है वो शामिल हो सकती हैं. पोलीथीन, पोलिस्ट्रीन एंड नायलॉन एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स. इसके अलावा नेचुरल रबर इज कंपोज्ड इन द प्योर स्टेट एंटायरली of a hydrocarbon with the formula C5H6 whole N. तो नेचुरल जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके पास फैब्रिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सिरेमिक्स आ जाते हैं, तो ये जो है वो पॉलीमर्स होते हैं. इनमें कुछ हद तक रेगुलर अरेंजमेंट भी होती है, कुछ डिसऑर्डरनेस भी होती है, लिहाजा इनको इंटरमीडिएट क्लास कहा जाता है और पॉलीमर्स कहा जाता है. यहाँ तक हमने तीनों क्लासेस को जो है वो डिस्कस कर लिया, देख लिया. एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्रिस्टल से रिलेटेड यहाँ पर जो बताई जा रही है वो क्रिस्टल लेटिस है. तो क्रिस्टल लेटिस क्या है? बेसिकली आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट मौजूद होती है. तो उस अरेंजमेंट को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, उसका कोई स्ट्रक्चर फिजिकली बनाना चाहें, देखना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो हम एक लेटिस की शक्ल उसको दे देते हैं. लेटिस ढांचे की तरह होता है. जैसे अगर आप इस ब्लॉक पे गौर करें तो इसमें अगर आप ये ग्रीन और रेड बॉल्स को हटा दें तो आपके पास एक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक स्केलेटन टाइप बन जाएगा. और इस चीज को जब बॉल्स के बगैर आप देखते हैं तो ये लेटिस कहलाता है. ठीक है. इस लेटिस के ऊपर जब आप एटम्स को प्लेस कर देते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जिनको लेटिस पोजीशन, लेटिस साइट्स कहते हैं, तो फिर इस कंप्लीट अरेंजमेंट को क्रिस्टल लेटिस कहा जाएगा. A crystalline solid consists of three-dimensional pattern that repeat itself over and over again. जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न है जो कि अपने आप को रिपीट करता है बार बार. यानी अगर आप एक ये यूनिट कंसीडर कर लें और इससे पूरा सॉलिड बनाएं तो इसके जिस तरफ भी चाहें इसी तरह का यूनिट ऐड कर दें. यानी ये जो बना हुआ है इसको यहाँ पे रिपीट कर दें, उससे आगे ऐड कर दें, या इस डायमेंशन में रिपीट करें या डाउनवर्ड रिपीट करें, इन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ते जाएं तो आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो जनरेट हो जाएगा. दिस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल. तो ये जो एक यूनिट है जिसको रिपीट करने से पूरा सॉलिड बन रहा है, इसको यूनिट सेल कहेंगे. इसको आसानी से समझाने के लिए आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, उसकी जब दीवार बनाई जाती है तो उसमें एक ही तरह की ईंटों को स्पेसिफिक अरेंजमेंट से रिपीट कर दिया जाता है जितनी दीवार की आपने हाइट एंड विड्थ रखनी है. तो वो जो एक ईंट है वही रिपीटिशन है पूरी दीवार में, तो वो एक यूनिट कहलाएगा. ठीक है. तो इसी तरह यहाँ क्रिस्टल्स में भी इसी तरह की ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है. एक यूनिट होता है जिसको रिपीट किया जाता है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर और मुख्तलिफ शेप्स बना ली जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के सॉलिड्स बना लिए जाते हैं, उसको यूनिट सेल कह सकते हैं. या आप इसको और तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपने वो बच्चों के टिंकर टॉयज देखे होंगे, वो खिलौने जो ब्लॉक्स के जोड़ के बनाए जाते हैं. तो उसमें आप अगर सेम कलर के बहुत सारे ब्लॉक्स ले लें तो वो जो एक ब्लॉक होगा वो यूनिट कहलाएगा. अब आप उस यूनिट को अपनी मर्जी से रिपीट करें, एक के ऊपर दूसरा लगाते जाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में लगाएं तो आप एक स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक साइज का एक सैंपल बना लेंगे. तो इसी तरह सॉलिड्स में भी एक यूनिट होगा जिसको रिपीट करेंगे आप तो फिर आपके पास एक पूरा क्रिस्टल जो है वो जनरेट होगा. द क्यूब शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज जस्ट वन ऑफ सेवरल क्रिस्टल शेप्स. यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है, एक एग्जांपल दी जा रही है, वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है. जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है. वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें आप देख लें कि ये सोडियम आयंस
रेड जो है वो सोडियम आयंस हैं और जो ग्रीन शो किए गए हैं वो क्लोरीन आयंस हैं, और इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है। यानी ये देखिए, ये सोडियम जो है वो एक क्लोरीन से, फिर इधर क्लोरीन से अटैच्ड है, फिर ये क्लोरीन आगे सोडियम से, एंड दिस सोडियम इज अगेन अटैच्ड विद द क्लोरीन एंड सो ऑन। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर मौजूद है। इन अ क्यूब क्रिस्टल ऑल द साइड्स मीट एट राइट एंगल। इस क्यूब में अगर आप देखें, क्यूब की डेफिनेशन यही है कि उसके तीनों साइड्स जो है वो राइट एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। इसके अलावा आपके पास अदर शेप्स भी हो सकती हैं, रोम्बोहेड्रल शेप हो सकती है, टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, बहुत सारी शेप्स है, उसमें एंगल्स चेंज होते हैं। तो आसान हमारे लिए यही है कि हम इसको, जो कि 90 डिग्री एंगल का एक सैंपल है, इसको समझना हमारे लिए आसान है। अदर क्रिस्टल शेप्स हैव कॉर्नर्स इन विच वन और मोर ऑफ द एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। तो उनकी बेसिस पर इनको फिर डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्यूब कहा जा रहा है। अगर इसके एंगल्स को आप चेंज करना शुरू कर दें तो फिर आपके पास मुख्तलिफ जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस आते हैं, जिनको ब्रेवाइस क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, जिनके नाम अभी आपको याद करना या इन्फॉर्मेशन आपको याद करना ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है बेटे, यहाँ तक जो है वो हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।